का सबसे विशाल देश, सबसे शक्तिशाली देश अपने आप हार गया अमेरिका के सामने, फुस। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सीधे सीधे 15 टुकड़े हो गए उस रूस के। उसको यूएसएसआर भी कहते हैं। अगर आपको पता हो कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है तो कमेंट में बताओ। जिसे सोवियत संघ कहा जाता था, जिसका वर्तमान का राष्ट्रीय पुतिन है, पर उसके 15 टुकड़े हो गए, 14 देश अलग हैं, रूस 15वां अलग है। बात करते हैं आपके 12वीं की राजनीतिक विज्ञान के उन प्रश्नों की जो 100% परीक्षा में आने हैं। लड़ेगा नहीं तो अंदर घुसेगा, अंदर फूट डलवा देगा, ये काम अमेरिका करता है। टॉप 30 की बात कर रहे हैं, एक एक प्रश्न से शुरू कर दे। मैंने पहले ही कहा था मैं इस तरीके से आपको प्रत्येक कहानी बताऊंगा कि आप आंसर सुनोगे और याद हो जाएगा। कुछ प्रश्नों में कहानियां हैं, कुछ में नहीं है, तो जिनमें कहानी है उनमें कहानी जरूर बताऊंगा। ये द्विध्रुवीयता क्या है? ये द्विध्रुवीयता पहले कोई शब्द नहीं था, इसकी भी कहानी क्या हुआ। दुनिया में दो महाशक्तियां, एक यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और दूसरी अमेरिका। अब इन दोनों में दुनिया बटी हुई थी। कुछ देश रूस के समर्थक थे, कुछ थे जो अमेरिका के समर्थक थे। तो पूरी दुनिया द्विध्रुवीकरण में हो गई, यानी दो ध्रुवों में बट गई। उसी को द्विध्रुवीयता कहा जाता है। अब इसका डिटेल क्या है लिखा हुआ है। तो द्विध्रुवीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। दो शक्तियां कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इसके बाद कहा द्विध्रुवीयता जो विश्व युद्ध के तत्काल बाद ही अस्तित्व में आई। द्विध्रुवीयता जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद अस्तित्व में आया। इसकी मुख्य विशेषता, ऐसी दो महाशक्तियों का अस्तित्व था जिनकी शक्ति दूसरे राष्ट्रों की शक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, यानी एक दूसरे को खुद से श्रेष्ठ मानते थे। प्रत्येक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति को हानि पहुंचाने तथा उसकी शक्ति को सीमित करने की प्रक्रिया में कार्यरत थी। रूस चाहता था कि अमेरिका की शक्ति कम हो, अमेरिका चाहती थी कि रूस की शक्ति कम हो। और एक समय ऐसा आया कि अमेरिका ने ला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, रूस अपने आप ही कम्युनिस्ट पार्टी की बिखर गई और 15 टुकड़े हुए रूस के। तो ये था द्विध्रुवीकरण, यानी दो महाशक्तियों का एक दूसरे की शक्ति कम करने के लिए प्रयास, या पूरी दुनिया का दो गुटों में बटा होना। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। देखो भाई, सोवियत संघ 91 में इसका विघटन हो गया। जब उस समय राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, तो सोवियत संघ के विघटन के कई कारण हैं। एक कारण है कि वहां पर कम्युनिस्ट जो शासन था वो बड़ा ही जनता के प्रति उसका कोई जवाबदेही वाला रवैया नहीं था। सैन्य खर्चे अलग बहुत ज्यादा थे। तो एक हो गया जनता के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी की जवाबदेही नहीं थी। दूसरा कि मिखाइल गोर्बाचेव उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनकी नीतियां संतुष्टिपूर्ण नहीं थी। तीसरा सैन्य शासन जो था, सेना पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। इस प्रकार से कई कारण अगर डिटेल में लिखना है तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन 70 वर्षों तक रहा है, इसलिए एक कारण। अब इसमें डिटेल में आप पढ़ लो कि कोई जवाबदेही नहीं थी, तानाशाही थी उस पार्टी की। दूसरा, शीत युद्ध 47 से 91 तक अमेरिका और रूस का जो शीत युद्ध चला, उस होड़ में रूस लगा रहा तो जनता की तरफ ध्यान नहीं गया। दूसरा कारण हो गया शीत युद्ध। तीसरा कारण मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों के कारण आई उपभोक्ता वस्तुओं में कमी। जो मिखाइल गोर्बाचेव बंदा था, बंदा तो ठीक था, अच्छा चाहता था, पर जनता कुछ लुभावना चाह रही थी, अच्छा नहीं चाह रही थी, तो उन्होंने लुभावना नहीं दिया जनता को। तो तीसरा कारण हो गया। चौथा, भारी सैन्य खर्च। और पांचवा, उपग्रह राज्यों का रखरखाव, यानी जहां पर रूस का शासन था वो जो कॉलोनीज थी वहां की रख रखाव मेंटेनेंस के लिए रूस का खर्चा होता था। तो ये 5 कारण मैंने बता दिए। 2 नंबर में आया तो 2 कारण लिखो, 4 नंबर में आया तो 4 लिखो, 5 लिखो, ठीक है। अगला प्रश्न है, रूस संघ के विघटन के पश्चात अधिकांश 15 गणराज्यों में बट गई, ठीक है ना। तो जो उसकी अर्थव्यवस्था 15, एक प्रश्न ये बनता है जिसे आपकी कहीं इसका आंसर नहीं मिलेगा, ना यूट्यूब में ना पुस्तकों में। प्रश्न ये है कि जो रूस सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जब उसके 15 टुकड़े हो गए तो उनकी 15 देशों की अर्थव्यवस्था पुनः जीवित होने का कारण क्या है। यानी जो 15 देश बने उनका हुआ क्या, कैसे जीवित रहे, आपस में उनकी लड़ाई हुई कि वो पनप गए। यूक्रेन हुआ, बेलारूस हुआ, रूस स्वयं हुआ, तो ये कैसे बने। तो इनका कारण अगर लिखने आता है तो ये लाइन, उत्पादन क्षमता, प्रकृति या कृषि पर निर्भरता, दूसरा रूस का भी समर्थन, तीसरा पेट्रोलियम, उनमें से कुछ देशों में पेट्रोलियम उत्पाद, कुछ देशों की जो जमीन थी वो कृषि योग्य थी, और कुछ देशों में सेवा आदि कई प्रकार की क्वालिटीज थी, तो वो उनकी अर्थव्यवस्था पनप गई, यानी टुकड़े हुए उसके बाद भी बिखरे नहीं, वो बिल्कुल जम गए। अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी क्या है। 4 परिणाम बताना है शॉक थेरेपी के। पहले तो ये समझे शॉक थेरेपी है क्या। क्या होता है, जैसे आपको किसी ने चांटा मारा और फिर दवाई लगा दी, यही शॉक थेरेपी है। सोवियत संघ के विषय में जब 1991 में सोवियत के 15 टुकड़े हो गए, अब 15 टुकड़े हो गए, इसका मतलब उसे आघात लगा, धक्का लगा, चांटा लगा। अब क्या हुआ, जब 15 देश बन गए तो उनकी अर्थव्यवस्था तो नुकसान होगा,
क्योंकि जब आपके टुकड़े होंगे तो आप जिएंगे कैसे। तो ये उसको आघात लगा। अब उसे मलहम कैसे लगाया गया, तो कहा 15 के 15 जो देश हैं दुनिया के अन्य देशों से व्यापार करें, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ें, लोगों को रोजगार और कई प्रकार के और उपक्रम अपनाए जाएं। तो यही शॉक थेरेपी थी, यानी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ना शॉक थेरेपी में आएगा। ये खुले व्यापार को सपोर्ट करती है। ये एक आर्थिक सिद्धांत है, समझना है। शॉक थेरेपी एक आर्थिक सिद्धांत है। सोवियत संघ के मामले में इसमें साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ने का इसमें संकेत है। ये शॉक थेरेपी है। अब इसकी और क्या बातें हैं, इसके लिए यहां ध्यान रखना है कि यह थेरेपी विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से समर्थित थी। सोवियत संघ के साथ जो शॉक थेरेपी अपनाई गई वो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से सपोर्टेड थी, और इसमें साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर व्यापार को बढ़ावा दिया गया। तीसरा, यह एक आर्थिक सिद्धांत है। ये 3 बातें याद रखना है शॉक थेरेपी में। अब आगे क्या है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति में अचानक नाटकीय परिवर्तन राजनियंत्रित अर्थव्यवस्था को एक मुक्त अर्थव्यवस्था में बदल सकते हैं। शॉक थेरेपी का मतलब है जो अभी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी अब वो एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हो गई, यानी पूरी दुनिया के लिए खुल गई। ठीक है, तो ये हो गई शॉक थेरेपी। यानी जो रूस पहले अपने ही देश की तरक्की करता था, अपने देश में आदान प्रदान होता था, अब वो एक मुक्त बाजार व्यवस्था हो गई, पूरी दुनिया के लिए खुल गई। जैसे रूस से अभी हम हथियार खरीदते हैं, पहले नहीं खरीदते थे। शॉक थेरेपी का उद्देश्य आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देना, याद रखना, आर्थिक उत्पादन को बढ़ा दे देना, रोजगार की दर में वृद्धि करना। 2, आर्थिक उत्पादन में बढ़ावा देना, रोजगार की दर में वृद्धि करना और रहने की स्थिति में सुधार करना, और जो स्थिति है उसको बेटर करना। तो आर्थिक सिद्धांत है, उत्पादन को बढ़ावा देता है, रोजगार में वृद्धि करता है, बंद व्यापार की अपेक्षा खुले व्यापार नीति को अपनाता है, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ावा देता है। कौन? शॉक थेरेपी। इस प्रकार से शॉक थेरेपी हुआ। अब बात करते हैं VWC क्या है। VWC का मतलब है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, यानी जैविक शस्त्र सम्मेलन। ये क्या है, अप्रैल 1972 में हुआ और इसमें 26 मार्च 1975 को प्रभाव में आया है। लक्ष्य था शस्त्रों पर रोक, यानी जो शस्त्रों का प्रयोग करते हैं जैविक शस्त्र, उन पर रोक लगाना ही VWC जो कन्वेंशन हुआ था उसका उद्देश्य था, जिस पर हस्ताक्षर हो, यानी जो लागू हुआ 1975 में। जैविक शस्त्रों का प्रयोग नहीं होगा। प्यारे छात्रों, परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यालय की प्रतियोगिताएं, टूर्स, टूर्नामेंट व देश के टॉप टीचर्स से मिलने के लिए सब्सक्राइब करें शिक्षा चैनल को। अमेरिका का ये काम ही है, यदि सीधी उंगली घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है।